अक्षय ने बिना मांगे अपनी राय प्रस्तुत की। विद्यालय के नियम के खिलाफ यह दृष्टांत व्यवहार में लाया नहीं जा सकता, किंतु भाई योगेंद्र, संसार में दो पक्षों के लिए दो प्रकार की बातें कही जा सकती है। खास हालातों में इसकी आवश्यकता पड़ती है। कम से कम इसमें एक तो सत्य है ही। हो सकता है रमेश बाबू तुमसे जो कहते हैं वही सत्य हो। रमेश ने स्पष्ट लहजे में कहा, मैं तुम लोगों से कोई बात कहना नहीं चाहता, केवल इतना ही कहता हूँ कि हेमलिनी के साथ विवाह करना मेरे लिए आवश्यक न हो, किंतु कमला के संबंध में तुम लोगों के साथ बातें करने में बहुतेरी बाधाएं हैं। चाहे तुम लोग मुझ पर संदेह ही क्यों न करो, मैं उसके साथ किसी तरह का अन्याय न करूँगा। अपने सुख दुख और मान अपमान का विषय होता तो मैं तुम लोगों से कभी न छिपाता, किंतु दूसरे के लिए मैं अन्याय नहीं कर सकता। योगेंद्र ने पूछा, हेमलिनी से तुमने ये सब बातें कही है? नहीं, सोचा था कि विवाह के बाद उनसे सब कह दूंगा। यदि वह इच्छा करे अब भी उनसे कह सकता हूँ। अच्छा, मैं कमला से इसके बारे में दो एक प्रश्न कर सकता हूँ? नहीं, किसी तरह भी नहीं, रमेश ने स्पष्ट इनकार करते हुए कहा। अगर तुम मुझे अपराधी समझते हो तो मुझे दंडित कर सकते हो, किंतु तुम लोगों के सामने प्रश्नोत्तर करने के लिए मैं बेकसूर कमला को खड़ी नहीं कर सकता। योगेंद्र ने कहा, किसी को सवाल जवाब करने की ज़रूरत भी नहीं है। जो मालूम करना था वो स्पष्ट है, सामने है, काफ़ी प्रमाण मिल गया है। अब मैं तुमसे स्पष्ट कहता हूँ कि इसके बाद अब यदि तुम मेरे घर में प्रवेश करने की चेष्टा करोगे तो तुम्हें अपमानित होना पड़ेगा। रमेश का चेहरा उतर गया, वह चुपचाप बैठा रहा। योगेंद्र ने कहा, और एक बात है, हेम को तुम चिट्ठी न लिख सकोगे। उसके साथ प्रकट या छिपकर तुम्हारा कोई संबंध भी न रहेगा। यदि चिट्ठी लिखोगे तो जिस बात को तुम गुप्त रखना चाहते हो उसे मैं प्रमाणों के साथ सब लोगों के आगे प्रकट कर दूंगा। अभी अगर मुझसे कोई पूछेगा कि तुम्हारा साथ हेम का विवाह क्यों छूट गया, तो मैं कह दूंगा कि इस विवाह से मेरी सम्मति नहीं थी, इसलिए छूट गया। भीतरी बातें न बताऊंगा, किंतु तुम यदि सावधान न रहोगे तो सब बातें खुल जाएंगी। तुम इस समय पाखंडियों जैसा व्यवहार कर रहे हो, फिर भी मैं स्वयं पर संयम रखे हूँ। वह तुम्हारे ऊपर दया करके नहीं, तुम्हारे साथ मेरी बहन हेम का लगाव है, इसी से तुम इतने सहज में छुटकारा पा गए। अब तुमसे मेरा यह आखिरी कहना है कि किसी समय तुम्हारा जो कुछ परिचय था उसका कुछ प्रमाण तुम्हारी बातों का व्यवहार से प्रकट न हो पाए। इसके बारे में मैं तुमसे सत्य कहला न सका, क्योंकि इस मिथ्या के बाद सत्य तुम्हारे मुंह से मानवीय न होगा। अब भी यदि लज्जा हो और अपमान का भय हो तो मेरी बात पर भ्रम से भी लापरवाही न करना। अक्षय ने उसे टोका, योगेंद्र अब इतना क्यों? रमेश बाबू निरंतर हो गए हैं, तब भी तुम्हारे मन में दया नहीं आती? अब चलो रमेश बाबू, कुछ ख्याल न कीजिएगा, अब हम लोग जाते हैं। योगेंद्र और अक्षय चले गए। रमेश लकड़ी की मूर्ति की तरह जड़वत बैठा रहा। बुद्धि भ्रष्टता दूर होने पर वह सोचने लगा कि मकान से बाहर निकलकर वह तेजी के साथ कदम बढ़ाकर सारी अवस्था को एक बार समझ ले, किंतु उसे याद आया कि कमला है, उसे अकेली छोड़कर वह कहीं नहीं जा सकता। रमेश ने बगल के कमरे में जाकर देखा कि कमला सड़क की तरफ की एक खिड़की खोलकर चुप बैठी हुई है। रमेश के कदमों की आवाज़ सुन उसने पर्दा डालकर उसकी ओर देखा। रमेश जमीन में ही बैठ गया। कमला ने पूछा, ये दोनों कौन थे? ये सवेरे हमारे स्कूल में भी गए थे। रमेश ने ताज्जुब के साथ पूछा, स्कूल गए थे? कमला ने कहा, हाँ, ये लोग तुम्हारे बारे में कुछ पूछ रहे थे। रमेश ने कहा, यही पूछते होंगे तुम मेरी कौन हो? कमला ने अब तक ससुराल के अनुशासन के अभाव से लज्जा करना नहीं सीखा था। जब भी बचपन के संस्कार से रमेश की इस बात से उसका चेहरा लाल हो उठा। रमेश ने कहा, मैंने उन लोगों को जवाब दिया है कि तुम मेरे कोई नहीं हो। कमला समझी कि रमेश उससे मजाक करने के लिए ऐसा कह रहे हैं। उसने मुंह फेरकर कहा, जाओ।
रमेश सोचने लगा कि कमला से कैसे सब बातें खोलकर कहे। कमला एकाएक व्यग्र हो उठी। उसने कहा, वह देखो तुम्हारा फल कौवा खाए जा रहा है। यह कहती हुई वह तेजी के साथ दूसरे कमरे में गई और कौवे को भगाकर फल की थाली उठा लाई। रमेश ने सामने थाली रखकर कहा, तुम न खाओगी? रमेश को अब खाने में रुचि नहीं थी, किंतु कमला की इस सेवा ने उसके हृदय को स्पर्श किया। इससे उसने कहा, कमला तुम न खाओगी? कमला ने कहा, पहले तुम खा लो। रमेश कुछ न बोला, जबरदस्ती फल खाने लगा। खाना समाप्त कर रमेश ने कहा, कमला आज रात को हम लोग देश चलेंगे। कमला ने आंखें नीची कर उदास स्वर में कहा, वहाँ मुझे अच्छा नहीं लगता है। स्कूल में रहना अच्छा लगता है? नहीं, मुझे स्कूल न भेजना, मुझे लज्जा आती है। लड़कियाँ मुझसे केवल तुम्हारी ही बातें पूछती रहती है। तब तुम क्या कहती हो? मैं कुछ भी कह नहीं पाती। वे सब मुझसे पूछती थी कि तुम क्यों मुझे छुट्टी के समय भी स्कूल में रखना चाहते हो। कमला अपनी बात खत्म न कर सकी। रमेश के हृदय के घाव पर फिर चोट लगी। तुमने कह क्यों नहीं दिया कि वह मेरे कोई नहीं है? रमेश जैसे इशारों में अपने मन की बात समझाना चाह रहा था। कमला ने चिढ़कर रमेश की ओर टेढ़ी निगाहों से देखा, कहा, जाओ। रमेश फिर चिंता करने लगा कि क्या किया जाए। इधर रमेश की छाती के भीतर धसी हुई वेदना कीड़े की तरह छेद करती हुई बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। वह सोच रहा था, योगेंद्र ने हेमलिनी से क्या कहा होगा? हेमलिनी क्या समझ रही होगी? हेमलिनी को हकीकत कैसी समझाई जाए? यदि हेमलिनी से सदा के लिए उसका विच्छेद हो जाए तब जिंदगी कैसे कटेगी? यह सब ज्वालामय प्रश्न उसके हृदय में उठ रहे थे। फिर भी अच्छी तरह विचार करने का समय रमेश को नहीं मिल रहा था। रमेश इतना तो समझ गया था कि कमला के साथ रमेश का संबंध उजागर होने से उसके मित्रों और शत्रुओं की मंडली में आलोचना का पात्र बन गया है। इस झमेले में यह अफवाह अच्छी तरह फैल जाएगी कि रमेश कमला का पति है। इस समय रमेश को कमला के साथ कलकत्ते में एक दिन रहना भी कठिन दिखाई दे रहा था। किसी और ख्याल में डूबते हुए चिंता करने के समय कमला ने उसके चेहरे की ओर देखकर कहा, तुम क्या सोच रहे हो? अगर तुम देश में रहना चाहो तो मैं भी वहाँ रह लूँगी। बालिका के मुंह से समझौते की यह बात सुन रमेश के दिल पर फिर चोट लगी। एक दीर्घ निश्वास लेकर उसने सोचा कि क्या किया जाए। फिर वह चिंता में डूबा। देर तक सोचने के बाद उसने कमला के मुंह की ओर देखा और देखता ही रह गया। कमला ने गंभीर स्वर में पूछा, अच्छा, क्या तुम इस बात पर नाराज हुए हो कि मैं छुट्टी के समय स्कूल में नहीं रही? सच कहो। रमेश ने कहा, सच कहता हूँ, मैं तुमसे नाराज नहीं हुआ हूँ, मैं अपने ही ऊपर नाराज हो रहा हूँ। रमेश ने जबरन स्वयं को चिंता के जाल से निकाला और कमला के साथ बात करने लगा। उसने उससे पूछा, अच्छा कमला, यह बताओ कि इतने दिनों में तुमने स्कूल में क्या सीखा? कमला बड़े उत्साह के साथ अपनी शिक्षा का ब्यौरा देने लगी। पृथ्वी गोल है कहकर उसने रमेश को आश्चर्य में डालने की चेष्टा की। तब रमेश ने गंभीर होकर भूमंडल की गोलाई पर संदेह करते हुए उससे कहा, भला यह भी कभी हो सकता है? कमला ने आश्चर्य के साथ आंखें फाड़कर कहा, अरे यह हमारी किताब में लिखा है, मैंने पढ़ा है। रमेश ने उससे भी अधिक आश्चर्य प्रकट किया, क्या कहती हो? किताब में लिखा है? कितनी बड़ी किताब है? इस बात से कमला ने कुछ संकोच के साथ कहा, बहुत बड़ी किताब नहीं है, किंतु छपी हुई किताब है, उसमें तस्वीर भी है। इतने बड़े पैमाने पर रमेश को हार माननी पड़ी। इसके बाद कमला ने शिक्षा की बातें समाप्त कर विद्यालय की लड़कियों और अध्यापकों की चर्चा छेड़ी। फिर वहाँ के दैनिक क्रियाकलापों के बारे में चर्चा करने लगी। रमेश दूसरी चिंता में डूबा हुआ बीच बीच में हाँ हाँ करता गया। कभी उसकी बातों में मौका पा बीच बीच में टोक भी बैठता था। बातों ही बातों में कमला कह उठी,
तुम मेरी बातें सुन भी नहीं रहे हो। यह कहती वह नाराज होकर उठ खड़ी हुई। रमेश ने चौंक कर कहा, नहीं नहीं कमला, तुम बुरा न मानो, आज मेरा जी कुछ अच्छा नहीं है। जी अच्छा नहीं? सुनकर कमला ने उसी समय पलट कर पूछा, तुम्हारी तबीयत खराब है? क्या हुआ है? रमेश ने कहा, कोई ख़ास बीमारी नहीं है, समझो कुछ नहीं है। कभी कभी मेरी तबीयत ऐसी हो जाया करती है, फिर आप ही अच्छी हो जाती है। कमला ने रमेश को शिक्षा के बारे में मन बहलाए रखने के ख्याल से कहा, मेरे भूगोल परिवेश में पृथ्वी का जो चित्र है वह देखोगे? रमेश ने उसका मन रखने के लिए स्वीकृति दे दी। कमला ने शीघ्रता के साथ किताब लाकर रमेश के सामने खोलकर रख दी। कहा, यह जो दो गोले देखते हैं वह असल में एक है। गोल वस्तु का आगा पीछा एक साथ तो दिखाई पड़ नहीं सकता ना, इसी करके। रमेश ने कुछ अपनी जानकारी का बहाना कर कहा, चपटी चीज का भी आगा पीछा दिखाई नहीं देता। कमला ने कहा, इसलिए इस चित्र में पृथ्वी के दोनों पृष्ठ अलग अलग छापे गए हैं। इसी प्रकार की बातें करते करते शाम बीत गई। आनंदा बाबू बहुत धीरज के साथ आशा कर रहे थे कि योगेंद्र कोई शुभ समाचार लेकर आएगा और सब झमेला सहज हुआ दिखाई देगा। योगेंद्र और अक्षय ने जब घर में प्रवेश किया तब आनंदा बाबू ने डरते हुए दोनों के चेहरों की ओर देखा। योगेंद्र बोला, पिताजी, तुम रमेश को इतना चढ़ा दोगे यह मैं नहीं जानता था। आनंदा बाबू ने कहा, रमेश के साथ हेमलिनी के विवाह से तुम्हारी राय जान ली है। तुम कई बार पहले ही मुझसे कह चुके हो, अगर तुम्हारी रुकावट डालने की इच्छा थी तो तुम मुझसे। योगेंद्र ने तीव्र प्रतिवाद किया, एक बारगी रुकावट डालने देने का विचार मेरे मन में नहीं हुआ, किंतु इसी वजह। आनंदा बाबू ने कहा, देखो तो सही, इसमें इसी वजह की क्या ज़रूरत है? या तो अग्रसर होने देते या रुकावट देते, इसके अलावा और क्या होता? योगेंद्र बोला, इसी से एक बारगी इतना आगे बढ़ाना। अक्षय ने हंसकर कहा, कितनी ही वस्तुएं ऐसी है जो अपनी झोंक से ही अग्रसर होती है, उन्हें सहारा नहीं देना पड़ता, बढ़ते बढ़ते आप ही बाढ़ पर पहुंच जाती है। किंतु जो हो गया सो हो गया, उसके लिए बहस करने से क्या फ़ायदा? अब जो आगे करना है वह सोचा जाए। क्यों योगेंद्र बाबू? आनंदा बाबू ने डरते डरते पूछा, रमेश तुम लोगों से मिले हैं? योगेंद्र ने बताया, खूब अच्छी तरह, इससे बढ़कर मुलाकात होने की आशा नहीं थी, यहाँ तक कि उसकी स्त्री से भी परिचय हो गया। आनंदा बाबू चुपचाप हैरान होकर देखते रहे। कुछ ठहर कर उन्होंने पूछा, किसकी स्त्री से परिचय हुआ? योगेंद्र ने बताया, रमेश की स्त्री से। आनंदा बाबू ने उलझनपूर्ण लहजे में कहा, तुम क्या कहते हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। किस रमेश की स्त्री? योगेंद्र ने स्पष्ट किया, हमारे रमेश की। 5-6 महीने पहले जब अपने देश गया था तब वह विवाह करने के लिए ही गया था। आनंदा बाबू चुपचाप सिर सहलाने लगे। कुछ देर सोचकर उन्होंने कहा, तब तो हमारी हेम के साथ उसका विवाह हो ही नहीं सकता। आनंदा बाबू ने चिंतित होकर कहा, तुम लोग तो सही कह रहे हो, लेकिन इधर विवाह की सारी तैयारियां भी हो गई है। इस रविवार को न हो सकने की वजह से आगामी रविवार के लिए चिट्ठी भेज दी गई है। अब उसे रोककर फिर चिट्ठी लिखनी होगी। योगेंद्र ने राय दी, विवाह रोकने की ज़रूरत ही क्या है, थोड़े से परिवर्तन से काम चला लेना चाहिए। आनंदा बाबू ने आश्चर्य के साथ कहा, इसमें परिवर्तन कैसा? योगेंद्र बोला, जहाँ परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है वहाँ करना ही पड़ता है। रमेश के बदले और कोई पात्र ठीक कर जैसे हो, अगले रविवार को ही काम हो जाना चाहिए, नहीं तो लोगों को मुंह नहीं दिखा पाएंगे। यह कहकर योगेंद्र ने एक बार अक्षय की ओर देखा। अक्षय ने विनम्रता के साथ सिर झुका लिया। आनंदा बाबू ने फिर कहा, इतनी जल्दी पात्र कहाँ मिलेगा? योगेंद्र ने कहा, इसके लिए तुम निश्चिंत रहो,
अनंदा बाबू ने कहा, किंतु हेम को भी तो राजी होना चाहिए। योगेंद्र बोला, रमेश का समाचार सुनने पर वह निश्चय ही राजी हो जाएगी। अनंदा बाबू, तुम्हें जो अच्छा जान पड़े वही करो। किंतु रमेश से अच्छा मेल जोल भी हो गया था। उसमें उपार्जन करने लायक अच्छी विद्या और बुद्धि भी थी। अभी परसों हमारी उसकी बातें तय हुई, इटावा में जाकर प्रैक्टिस करेगा। इसी बीच यह सब बखेड़ा खड़ा हो गया। योगेंद्र ने कहा, इसमें फिर काहे की चिंता है पिताजी, इटावे में रमेश अब भी प्रैक्टिस कर रहा है। जाऊं हेम को बुला लाऊं, क्योंकि अब अधिक समय नहीं है। कुछ देर बाद योगेंद्र हेमलिनी के साथ कमरे में आया। अक्षय कमरे के एक कोने में किताबों की अलमारी के पास बैठा था। योगेंद्र ने कहा, बैठो हेम, तुमसे कुछ बातें करनी है। हेमलिनी चुपचाप चौकी पर बैठ गई, क्योंकि यह उसके लिए परीक्षा का समय है। योगेंद्र ने भूमिका बांधते हुए पूछा, रमेश के व्यवहार में तुम्हें संदेह का कोई कारण दिखाई नहीं देता? हेमलिनी ने कुछ न कहकर सिर्फ सिर हिला दिया। योगेंद्र ने कहा, उसने जो विवाह 1 सप्ताह के लिए टाल दिया, उसमें ऐसा कौन सा कारण था जो हम लोगों से कहा नहीं जा सकता था? हेमलिनी ने नीची निगाह कर कहा, कोई कारण तो होगा ही। योगेंद्र धीरे धीरे अपनी बात आगे बढ़ा रहा था। यह तो ठीक है, कारण तो है ही, किंतु क्या यह संदेहजनक नहीं है? हेमलिनी ने फिर सिर हिलाकर प्रकट किया, नहीं। इन सब लोगों से अधिक रमेश पर उसका विश्वास देख योगेंद्र को क्रोध आया। योगेंद्र जरा कड़ाई के साथ बोला, तुम्हें याद होगा, रमेश कोई 6 महीने पहले बाप के साथ गांव चला गया था। इसके बाद कुछ दिन तक उसकी चिट्ठी पत्री न पाकर हम लोग आश्चर्य में आ गए थे। यह भी तुम जानती हो कि रमेश दोनों समय हम लोगों के घर आता था। जिसने हमारे बगल के मकान में कमरा लिया था, वह कलकत्ते में आकर भी हम लोगों से एक बार भी न मिला। इतना होने पर भी तुम लोग विश्वास कर उसे घर ले आए। रमेश के ऐसे आचरण का कोई अर्थ तुम लोगों की समझ में आया? क्या इसके बारे में कोई प्रश्न तुम लोगों के मन में नहीं उठा? इस पर भी रमेश पर इतना गहरा विश्वास? हेमलिनी चुप रही। योगेंद्र ने कहा, ठीक है, अच्छी बात है। सीधे स्वभाव वाली तुम किसी पर भी संदेह नहीं करती। आशा है कि मुझ पर भी तुम्हारा बहुत विश्वास होगा। मैं स्वयं स्कूल जाकर खबर ले आया हूँ कि रमेश अपनी स्त्री कमला को वहाँ बोर्डिंग में रखकर पढ़ाता था। छुट्टी के समय कमला स्कूल में नहीं रह सकती थी। आज उसे छुट्टी मिली है। स्कूल की गाड़ी ने दर्जीपाड़ा के एक खिड़की बंद मकान में कमला को पहुँचा दिया। उस मकान में मैं स्वयं गया था। मैंने देखा कि कमला हंसुए से सेब काट काट कर दे रही है और रमेश उसके सामने ज़मीन पर बैठकर एक एक टुकड़ा खा रहा है। रमेश से पूछा कि यह क्या है। अगर रमेश एक बार भी कहता कि कमला उसकी स्त्री नहीं है, तब भी उसकी बात पर भरोसा कर किसी तरह संदेह करने की चेष्टा की जाती, किंतु वह हाँ या ना कुछ कहना नहीं चाहता। तब क्या इतने पर भी तुम रमेश पर विश्वास रखना चाहती हो? इतना कह योगेंद्र ने हेमलिनी के चेहरे की ओर देखा कि उसके चेहरे पर स्वाभाविक उदासी छा गई थी। क्षण भर में वह सामने की ओर झुककर बेहोश हो चौकी के नीचे गिर गई। अनंदा बाबू घबरा उठे। उन्होंने जमीन पे पड़ी हेमलिनी के सिर को अपनी छाती से लगाकर कहा, बेटी, क्या हो गया बेटी? इन लोगों की बात पर तुम कुछ विश्वास न करना, सब झूठ है। योगेंद्र ने अपने पिता को हटाकर हेमलिनी को पलंग पर लिटा दिया। इसके बाद सुराही से पानी लेकर लगातार उसके मुंह पर छींटे देने लगा। अक्षय ने एक पंखा ले उसके मुंह पर हवा करना शुरू किया। हेमलिनी थोड़ी ही देर में आंखें खोलकर चौंक पड़ी। अनंदा बाबू की ओर देख उसने चीख कर कहा, पिताजी, पिताजी, अक्षय बाबू को यहाँ से हटाइए। अक्षय पंखा फेंककर कमरे से बाहर जा दरवाजे की ओट में खड़ा हो गया। अनंदा बाबू पलंग पर बैठकर हेमलिनी के सिर और शरीर पर हाथ फेरने लगे। वे ठंडी सांस लेकर बोले, बेटी। देखते देखते हेमलिनी की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। उसकी सांस फूलने लगी।
वह पिता की गोद में मुंह छिपाकर उमड़ती हुई रुलाई को रोकने की चेष्टा करने लगी। आनंदा बाबू आंसुओं से भराई हुई आवाज़ में बोले, बेटी तुम निश्चिंत रहो, रमेश को मैं अच्छी तरह पहचानता हूँ, वह कभी अविश्वासी नहीं हो सकता। योगेंद्र से निश्चय ही कोई भूल हुई है। योगेंद्र से अब रहा न गया। पिताजी झूठा भरोसा न दीजिए। अभी के कष्ट से बचने के लिए उसे दुगना कष्ट भोगना पड़ेगा। इस समय हेम को स्वयं कुछ सोचने विचारने का समय दीजिए। हेमलिनी उसी समय पिता की गोद से चेहरा उठाकर योगेंद्र की ओर देखकर कहने लगी, मुझे जो कुछ समझना था समझ चुकी। जब तक मैं उनके मुंह से सब बातें न सुन लूँगी तब तक मैं किसी की बात पर विश्वास न करूँगी, यह निश्चय है। यह कहती हुई वह उठकर बैठ गई। आनंदा बाबू ने घबराहट के साथ उसे पकड़कर कहा, तुम लेटी रहो। हेमलिनी अपने पिता के हाथ का सहारा ले अपने शयन कक्ष में चली। उसने बिछौना पर लेटकर कहा, पिताजी कुछ देर के लिए मुझे अकेली रहने दो, मैं सोऊंगी। आनंदा बाबू ने कुछ पूछा, हरिया की माँ को बुला दूँ, वह तुम्हें पंखा झलेगी। हेमलिनी ने कहा, पंखे की ज़रूरत नहीं। आनंदा बाबू बगल के कमरे में आकर बैठ गए। इस लड़की को 6 महीने की बच्ची छोड़ इसकी माँ मर गई। उसी हेम की चिंता में वे डूब गए। उन्हें वही सेवा, वही धैर्य, वही सदा की प्रसन्नता याद आई। वह गृहलक्ष्मी की प्रतिमा के समान यह लड़की उनकी गोद में इतने दिनों में बड़ी हुई है। उसके अनिष्ट की आशंका से उनका हृदय व्याकुल हो उठा। बैठे बैठे वे मन ही मन उसको संबोधन कर कहने लगे, बेटी तुम्हारा सारा विघ्न दूर हो, तुम सदा सुख से रहो। तुम्हें सुखी देख, स्वस्थ देख, जिससे तुम प्रेम करती हो उसके घर में लक्ष्मी की तरह तुम्हें प्रतिष्ठित देख मैं खुशी से तुम्हारी माँ के पास जा सकूँगा। यह कहते हुए उन्होंने अपने आंसू पोंछे। स्त्रियों की बुद्धि पर योगेंद्र पहले से लापरवाह था, आज वह और भी दृढ़ हो गया। स्त्रियां प्रमाण पर विश्वास नहीं करती, इनसे कैसे निपटा जाए। 2 और 2 4 हो जाएंगी। इनसे मनुष्य को सुख हो या दुख, इसको वे स्थान विशेष में अनायास ही स्वीकार कर सकती है। अगर युक्ति काल को काला कहे और इनका प्रेम उसे गोरा बताए तो युक्ति पर वे बहुत नाराज हो उठती है। योगेंद्र यह समझ ही न सका इसके साथ लोग संसार कैसे चलाते हैं। योगेंद्र ने आवाज़ दी, अक्षय। अक्षय ने धीरे धीरे कोठरी में प्रवेश किया। योगेंद्र ने कहा, सब सुन लिया ना, अब क्या उपाय है। अक्षय ने कहा, मुझे इन सब मामलों में क्यों घसीटते हो, मैंने आज तक कोई बात नहीं कही, तुमने आकर मुझे इस मुश्किल में फंसा दिया। योगेंद्र, अच्छा यह सब शिकायतें बाद में करना, अब हेमलिनी के सामने रमेश के मुंह से सारी बातें कबूल कराए बिना दूसरा उपाय नहीं। अक्षय ने कहा, पागल हुए हो, कहीं आदमी अपने मुंह से। योगेंद्र बोला, अथवा वह एक पत्र लिखे तो और भी अच्छा हो। यह भार तुम्हें लेना पड़ेगा, किंतु अब देर करने से काम न चलेगा। रमेश कमला को रात को लेकर सिहाल दल स्टेशन गया। जाते समय जरा फेर खाकर गया। गाड़ीवान को बिना आवश्यकता के कई कई गलियों में घुमाकर ले गया। कोलू टोला में एक मकान के सामने आकर उसने आग्रह के साथ चेहरा उठाकर देखा। उस परिचित मकान में उसे किसी प्रकार का परिवर्तन दिखाई नहीं दिया। रमेश ने एक ऐसी गहरी सांस ली जिससे उगती हुई कमला चौंक कर जाग गई। पूछा, क्या हुआ? रमेश ने उत्तर दिया, कुछ नहीं, और कुछ न बोला। गाड़ी में अंधेरे में चुपचाप बैठा रहा। देखते देखते वह खिड़की के कोने पर सिर रख फिर सो गई। कुछ देर के लिए कमला का सोना रमेश को असहनीय जान पड़ा। घोड़ा गाड़ी ठीक समय पर स्टेशन पहुंची। 2nd क्लास का एक डिब्बा पहले ही रिजर्व कर लिया गया था। कमला और रमेश उसमें जाकर बैठे। एक किनारे की बेंच पर कमला के लिए बिछौना बिछा गाड़ी की बत्ती के नीचे का पर्दा खींचकर अंधकार करते हुए रमेश ने कमला से कहा, बहुत देर से तुम्हारे सोने का समय हो गया है,
अब तुम सो। कमला ने कहा, मैं गाड़ी छूटने पर सोऊंगी, तब तक खिड़की के पास बैठकर कुछ देखूंगी। रमेश राजी हो गया। कमला माथे का कपड़ा खींचकर प्लेटफॉर्म की तरफ की बेंच पर बैठकर आते जाते लोगों को देखने लगी। रमेश बीच की बेंच पर बैठकर किसी और ही चिंता में लीन रहा। गाड़ी छूटते ही रमेश चौंक उठा। उसे जान पड़ा मानो एक जान पहचान का आदमी गाड़ी की ओर दौड़ा आ रहा है। रेलवे कर्मचारी की बाधा से निकलकर एक आदमी किसी तरह गाड़ी में चढ़ गया। खींचा खींची में उसकी चादर कर्मचारी के हाथ में रह गई। चादर लेने के लिए जब उसने खिड़की से झुककर हाथ बढ़ाया, तब रमेश ने अच्छी तरह पहचान लिया कि वह और कोई नहीं, अक्षय है। इस चादर की खींचाखींची के तमाशे से बहुत देर तक कमला की हंसी रुक न सकी। रमेश ने कहा, 10:30 बज गए हैं, गाड़ी छूट गई, अब तुम सो। कमला बिछौने पर लेटकर जब तक नींद न आई तब तक ठहर ठहर कर खिलखिलाकर हंस पड़ती थी, किंतु इस मामले में रमेश को कोई विशेष आनंद न आया। रमेश जानता था कि किसी गांव से अक्षय का कोई संबंध नहीं है। वह पुश्त दर पुश्त से कलकत्ते का रहने वाला है। आज इतनी रात को वह दौड़कर कलकत्ता छोड़कर कहाँ जा रहा है। रमेश समझ गया कि अक्षय उसके पीछे लगा है। अगर अक्षय उसके गांव में पहुंच खोज करना शुरू करे तो वहां रमेश के मित्र और शत्रु में एक तरह की कानाफूसी होने लगेगी। तब मामला और ख़राब हो जाएगा। यह सोचकर रमेश का हृदय अशांत हो उठा। उसके गांव के लोग क्या कहेंगे, कैसी बातें बनेंगी, यह सब रमेश को प्रत्यक्ष दिखाई देने लगा। कलकत्ते जैसा शहर हर समय अशांत रहता है, किंतु गांव की गंभीरता में थोड़ी सी छेड़छाड़ से ही हलचल मच जाएगी। इस बात पर रमेश जितना विचार करता गया उतना ही उसका मन संकुचित होता गया। जब बारिकपुर में गाड़ी रुकी तब रमेश ने चेहरा उठाकर देखा कि अक्षय उतरा नहीं। नेहाटी में बहुतेरे लोग चढ़ने उतरने लगे, किंतु उसमें अक्षय दिखाई न दिया। इसके बाद और किसी स्टेशन पर उसके उतरने की संभावना नहीं थी। बहुत रात गए, रमेश थककर सो गया। दूसरे दिन सवेरे ग्वालनंदों में रमेश ने देखा कि अक्षय माथे और मुंह पर चादर लपेट हाथ में बैग लिए पैर बढ़ाता हुआ स्टीमर की ओर बढ़ रहा है। इसी स्टीमर पर रमेश सवार होने वाला था। स्टीमर छूटने में अब भी देर थी, किंतु दूसरे घाट पर एक और स्टीमर छूटने को बिल्कुल तैयार था और ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए बार बार सीटी दे रहा था। रमेश ने वहां जाकर पूछा, यह स्टीमर कहाँ जाएगा? उत्तर मिला, पश्चिम। पश्चिम की ओर कहाँ तक जाएगा? पानी ना घटा तो काशी तक। यह सुनकर रमेश शीघ्रता से कमला को लेकर उस स्टीमर पर सवार हो गया और कमला को एक कमरे में बैठा दिया। इसके बाद वह शीघ्रता से खाने पकाने का कच्चा पक्का सामान और फल आदि खरीद लाया। इधर अक्षय दूसरे स्टीमर पर अन्य मुसाफिरों से पहले सवार हो और सिकुड़कर ऐसी जगह खड़ा हुआ जहां से वह सब मुसाफिरों का आना जाना देख सकता था। यात्रियों को कोई जल्दी तो थी नहीं, क्योंकि स्टीमर छूटने में देर थी। अतः मुसाफिर लोग इस अवसर में मुंह हाथ धो स्नान कर या कोई कोई किनारे पर रसोई बनाने में लगे हुए थे। अक्षय ग्वालंदों से परिचित था। उसने सोचा किसी होटल या दुकान में रमेश कमला को खिला पिला रहा होगा। अंत में स्टीमर सीटी देने लगा, तब भी रमेश दिखाई न दिया। कांपते हुए तख्ते के ऊपर से यात्रियों का दल स्टीमर पर चढ़ने लगा। बार बार सीटी की आवाज़ से लोगों की हलचल बढ़ने लगी, किंतु आए हुए और आने वालों में रमेश का कोई निशान भी न मिला। जब मुसाफिरों का आना बंद हो गया तो तख्ता उठा लिया गया और कप्तान ने लंगर उठा लेने का हुक्म दिया। तब अक्षय ने घबराकर कहा, अरे ठहरो, मुझे उतरना है। किंतु खलासियों ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। डेक दूर नहीं था। अक्षय उस पर कूद पड़ा। किनारे पहुंचने पर भी उसे रमेश का कोई अता पता न लगा। थोड़ी ही देर हुई, ग्वालंदों से सवेरे की पैसेंजर कलकत्ते की ओर चली।
गई। अब अक्षय ने मन ही मन सोचा कि कल रात को गाड़ी में सवार होने के समय ही खींचातानी में निश्चय ही उसे रमेश ने देख लिया होगा। रमेश उसकी चालाकी का अनुमान कर अपने देश न जा सवेरे वाली गाड़ी से कलकत्ते चला गया। उसने इस विषय पर भी गौर किया कि अगर कलकत्ते में कोई छिपने की चेष्टा करे तो उसे खोज निकालना बहुत कठिन है।